हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th का चैप्टर 12 कार्बनिक रसायन का आधारभूत सिद्धांत और तकनीक। इसके अभी तक मैंने आपको 2 वीडियोस भेजे थे। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर का बचा हुआ पोर्शन कंप्लीट करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो छोटी छोटी टिप्पणियां हैं, तो और लगभग हमारी पढ़ी हुई हैं, हम लोगों को ऐसे बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पहला प्रश्न है आज का, एलिफेटिक यौगिक किसे कहते हैं, है ना। तो एलिफेटिक यौगिकों के बारे में मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब बेसिक स्टार्ट किया था उसमें स्टार्टिंग में ही तो बताया था कि एलिफेटिक यौगिक जो होते हैं वो 4 तरह के एल्केन, एल्किल, एल्कीन और एल्काइंस, तो उसी का डिटेल लिखना है। एलिफेटिक शब्द जो होता है ना वो वास्तव में एलिफर, ग्रीक भाषा के एलिफर से बना है, और एलिफर का मतलब होता है फैट यानी कि वसा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम लोग एलिफेटिक यौगिक को एक तरह से वसीय यौगिक भी बोल सकते हैं, है ना। एलिफेटिक यौगिक फैटी कंपाउंड्स भी कहलाते हैं, वसीय यौगिक भी कहलाते हैं, और मुख्य रूप से इनमें हाइड्रोकार्बन्स आते हैं, है ना। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, पर कई बार हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा ऑक्सीजन भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। तो एल्डिहाइड, अल्कोहल, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड ये सब कुछ एलिफेटिक यौगिकों के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, एलिफेटिक यौगिकों की खास बात है कि या तो ये सीधी श्रृंखला वाले होते हैं, सीधी श्रृंखला वाले मतलब कैसे, जिसको अपन बोलते हैं ना नॉर्मल रूप, ऐसे सीधे सीधे लिखे जाते हैं, या फिर ये कैसे होते हैं, शाखा युक्त श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं, जिनको अपन इस तरह से कार्बन की पूरी लाइन लिखते हैं और इस तरह से लिख दिया जाता है। तो एलिफेटिक यौगिक जो है सीधी श्रृंखला युक्त या शाखा युक्त होते हैं। दूसरी बात, या तो इनमें द्विबंध या इनमें त्रिबंध पाया जाता है। अच्छा, द्विबंध वाले को अपन क्या कहते हैं, एल्कीन, और जिनमें त्रिबंध पाया जाता है उनको हम क्या कहते हैं, एल्काइंस। तो ये हो गए आपके एलिफेटिक यौगिक। कुछ एग्जाम्पल अगर आपको लिखने का मन हो तो, जैसे ये क्या होगा, इसको हम कहेंगे एथिलीन, है ना। तो ये एल्कीन है। अगर मान लीजिए ये लिखा जाए CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो हम इसको क्या कहेंगे, एथाइन या एसिटिलीन, है ना। और अगर मान लीजिए लिखा है CH4, तो ये क्या है, ये मिथेन है। तो इस तरह से एलिफेटिक यौगिकों की छोटी सी परिभाषा हमारे लिए तैयार हो गई। अगला हमारा छोटा सा प्रश्न बनता है, एरोमेटिक यौगिक किसे कहते हैं, एरोमेटिक यौगिक। तो एरोमेटिक यौगिक शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के एरोमा से लिया गया है, एरोमा, और एरोमा का मतलब होता है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब ऑर्डर, ऑर्डर नहीं, आदेश देना नहीं, ऑर्डर का मतलब होता है गंध। पहले ये होता था कि इसमें केवल सुगंधित पदार्थों को रखा जाता था, पर आजकल दुर्गंधित पदार्थ हैं कि सुगंधित दुर्गंधित दोनों, तो हम यूँ कह देते हैं कि ऑर्डर युक्त यानी कि गंध युक्त पदार्थों का समावेश एरोमेटिक यौगिकों में विशेष रूप से किया जाता है। अच्छा, एरोमेटिक यौगिकों की खास बात यह है कि इनमें एकांतर क्रम में क्या पाया जाता है, द्विबंध, एकांतर क्रम में द्विबंध और एकल बंध पाया जाता है। जैसे बेंजीन, एरोमेटिक यौगिक का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है बेंजीन, और बेंजीन के अंदर एरोमेटिक षटक भी प्रेजेंट होता है। वैसे तो मैं आपको कई बार इसकी स्ट्रक्चर समझा चुकी हूँ, पर आज फिर हम देख लेते हैं कि कार्बन कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और प्रत्येक कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। और प्रत्येक कार्बन किससे जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन परमाणु से, है ना। ये देखो, ये 1, ठीक है, ये 2, 3, 4, 5, 6। अब क्या होता है, इनको अपना अष्टक पूरा करना है, किनको, कार्बन को। हाइड्रोजन को तो सिर्फ एक एक साझेदारी की जरूरत है। देखो, हाइड्रोजन का तो काम हो गया, सिंगल साझेदारी होती है। कार्बन में क्या होता है, ये देखिए, ये इस तरह से आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। तो जब ये स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो जाता है तो हमें ये इस तरह से दिखाई देता है। देखिए, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपको अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए दिख रहे हैं, है ना। तो ये आपस में, इसी के कारण तो एकांतर क्रम में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड आते हैं। देखो, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल। जरूरी नहीं हम ऐसा करें, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह से। तो ये हो गया डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। तो एरोमेटिक यौगिक वो होते हैं जिनमें विशेष प्रकार की गंध होती है। ये चक्रीय यौगिक होते हैं। हाँ, इसकी खास बात तो मैंने आपको बताई नहीं कि इनमें चक्र होता है, और इनके चक्र को बेंजीन कहते हैं, बेंजीन से ही तो इसकी शुरुआत होती है। और इनमें एकांतर क्रम में एकल बंध और द्विबंध पाया जाता है ना। अब एरोमेटिक यौगिक जो है उसकी एक और खास बात है कि जब इनको जलाते हैं तो धुएं के साथ ज्वाला उत्पन्न करते हैं। एरोमेटिक यौगिक का एग्जाम्पल है एक तो आपका बेंजीन, है ना, ये है आपका बेंजीन।
अगर 2 बेंजीन रिंग बना देंगे तो क्या बोलेंगे? मैंने आपको एरोमेटिक यौगिकों का जब वीडियो बनाया था तब ये बात आपको बताई थी। इसका नाम होता है नेफ्थलीन। और जब 3 बेंजीन रिंग बन जाती है ना, 3 बेंजीन रिंग जब बनती है तब उसको बोला जाता है एंथ्रासीन। ठीक है, ये इस तरह का होता है, इस प्रकार के इनमें बंध पाए जाते हैं। मैं जानबूझ के भी डिटेल नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं आपको ये वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आपको वो वीडियो को वापस सर्च करना पड़ेगा कि कहाँ मैंने एरोमेटिक यौगिक समझाए थे। नेफ्थलीन, एंथ्रासीन और बेंजीन। इसके अलावा जैसे मान लो मैंने यहाँ पे OH लिख दिया तो इसको हम क्या कहेंगे? फिनॉल। या फिर मान लीजिए मैंने यहाँ पे बेंजीन के ऊपर CHO लगा दिया तो हम इसको कहेंगे बेंजल्डिहाइड। मान लो मैंने बेंजीन के ऊपर NO2 लगा दिया तो इसको हम कहते हैं मीरबेन का तेल, है ना। ऐसे बहुत सारे असंख्य एरोमेटिक यौगिक होते हैं। तो समझ में आ गया एलिफेटिक और एरोमेटिक यौगिक ये दोनों क्या हैं, है ना। अगली टिप्पणी पूछते हैं, एलिसाइक्लिक यौगिक किसे कहते हैं? छोटा सा प्रश्न है अगला हमारा। क्या प्रश्न है? एलिसाइक्लिक यौगिक। एलिसाइक्लिक यौगिक। एलिसाइक्लिक यौगिक जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है समचक्रीय और एक होता है विषम चक्रीय यौगिक। समचक्रीय यौगिक का मतलब कि इनमें कार्बन और हाइड्रोजन ही पाए जाते हैं और कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर विशेष प्रकार की संरचना बनाते हैं, है ना। और ये श्रृंखलाएं हमेशा बंद होती है। साइक्लिक का मतलब होता है बंद श्रृंखला वाले यौगिक। तो ये बंद श्रृंखला क्लोज्ड चेन बनाते हैं पर इनमें केवल कार्बन हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये क्या है? साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन और ये आपका साइक्लोहेक्सेन। इसका भी मैंने आपको डिटेल बताया हुआ है, इसलिए मैं जानबूझ के भी इसको शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन ये समचक्रीय यौगिक हैं। जबकि विषम चक्रीय यौगिक वो होते हैं जिनका निर्माण कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर परमाणुओं द्वारा भी होता है। और हाँ, एक और बात, विषम चक्रीय यौगिकों में भी बेंजीन एरोमेटिक यौगिक के जैसा एकांतर क्रम में एकल बंध और द्विबंध पाए जाते हैं, तो इनको अपन एरोमेटिक विषम चक्रीय यौगिक भी कहते हैं। इसका एग्जांपल्स देखो, जैसे फ्यूरेन। तो फ्यूरेन की संरचना ऐसी होती है, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ एकांतर क्रम में बॉन्ड होते हैं। यहाँ पे सब स्थान पे क्या आ जाएगा? CH, CH, ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, है ना। तो ये फ्यूरेन है। इसी प्रकार से एक होता है थायोफिन। थायोफिन में क्या हो जाता है कि ऐसे ही बेंजीन रिंग होती है, यहाँ पे S आ जाता है, ये हो गया थायोफिन। फिर एक होता है पिरिडीन। पिरिडीन की संरचना कैसी होती है? इसमें 5 कार्बन होते हैं इस तरह से, ये देखिए ऐसे, और यहाँ पे N प्रेजेंट होता है और नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है। तो ये होता है C5H5N, ये होते हैं C4H4S, ये C4H4O। तो थायोफिन, फ्यूरेन और पिरिडीन ये सभी विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। इसके बाद में आता है हमारा, ये छोटी सी टिप्पणियां थी, एलिफेटिक यौगिक, एरोमेटिक यौगिक और फिर समचक्रीय और विषम चक्रीय। वैसे तो हम ये पढ़ चुके हैं, मैंने बहुत फास्टली इसीलिए पढ़ाया है कि सब कुछ आता है हम लोग को अच्छी तरह से, है ना। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो है सहसंयोजी बंध के विखंडन या विदलन को समझाइए, है ना। सहसंयोजी बंध के विखंडन को समझाइए। विखंडन को विदलन भी कहते हैं। विदलन का मतलब होता है तोड़ना। सहसंयोजी बंध किसको बोलते हैं? ऐसा बंध जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से मिलकर बनता है। जैसे ये देखो, ये क्लोरीन, दोनों के पास में 7-7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों मिलकर क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। अपन ने चैप्टर 4 में पढ़ा है सहसंयोजक बंध कैसे बनते हैं। तो चैप्टर 4 में तो हमने सहसंयोजक बंध कैसे बनते हैं ये पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे? सहसंयोजक बंध कैसे टूटते हैं। तो सहसंयोजी बंध का विखंडन या विदलन 2 तरह का होता है। पहला होता है समांश विखंडन, इसको अपघटन भी कहते हैं, समांश विखंडन। और एक होता है विषमांश विखंडन, है ना। समांश और विषमांश विखंडन। विखंडन का मतलब हो रहा है टूटना।
अब समांश का मतलब क्या होता है, दो बराबर बराबर भागों में टूटना, और विषमांश में बराबर वाली बात नहीं आती है। तो जब किसी सहसंयोजक बंध का विखंडन होता है तो उसे बंध का विदलन या विखंडन कहते हैं। दो प्रकार का होता है ये। समांश विखंडन में क्या होता है कि जैसे ये क्लोरीन की क्यों ना बात करें हम, ये क्लोरीन है और इनमें इस तरह से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। तो जब ये बंध यहाँ से ब्रेक होते हैं, बीच में से ब्रेक होते हैं, है ना, तो क्या बनेगा, ये एक Cl प्लस एक और Cl। अच्छा, ये दो तो 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो तो साझेदारी के हैं, वो तो ऑलरेडी पेयर्ड हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये बंध बीच में से टूट जाता है तो दोनों परमाणु अपना अपना साझे का इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाते हैं, है ना। दोनों ने मिलकर साझेदारी थी तो दोनों के बीच का जो बंध था वो दोनों के बीच का था, दोनों पर उसका पूरा पूरा अधिकार था। लेकिन जब दोनों में लड़ाई हो गई तो दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गए। तो समांश विखंडन में क्या बन जाते हैं, मुक्त मूलक। और इन मुक्त मूलकों को उनके नाम से जानते हैं, इसको क्लोरीन मुक्त मूलक कहेंगे। एक उदाहरण और देखो यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है मैंने CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, है ना, यहाँ पे भी साझेदारी हुई। तो साझेदारी हुई तो क्या हुआ, बंध यहाँ से ब्रेक हुआ तो क्या हुआ, CH3 के ऊपर एक बिंदु और Cl के ऊपर एक बिंदु। इसको क्या बोलोगे आप, इसको हम कहेंगे मैथिल मुक्त मूलक। क्या नाम होगा इसका, मैथिल मुक्त मूलक। जबकि इसका नाम क्या होगा, क्लोरीन मुक्त मूलक। बात समझ में आ गई, कितना सरल है कि समांश विखंडन में साझे का इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा होता है वो बिल्कुल बराबर बराबर भागों में डिवाइड हो जाता है। तो दोनों परमाणुओं के पास अपना अपना अकेला इलेक्ट्रॉन चला जाता है, जिससे कि मुक्त मूलक बनते हैं। अब बात करते हैं अपन विषमांश विखंडन की। इस प्रकार के विखंडन में क्या होता है, इस प्रकार के विखंडन में एक परमाणु के पास तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा चला जाता है और दूसरे परमाणु के पास कुछ भी नहीं बचता है, ठेंगा बचता है ना, तो उसको बोलते हैं विषमांश विखंडन। जैसे यहाँ देखो, ये CH3 सिंगल बॉन्ड Cl। अब क्या हुआ, इनमें साझे का इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा है वो यहाँ से ब्रेक होगा। पता है यहाँ से क्यों हुआ, क्योंकि क्लोरीन अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु होता है। जो ज्यादा विद्युत ऋणात्मक परमाणु होता है वो साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के ले जाता है। तो बेचारे CH3 तो रह गया अकेला और Cl के साथ चला गया वो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। तो इस पे आ जाता है आंशिक ऋण आवेश और इसके ऊपर आ जाता है धनावेश। आंशिक नहीं भी लगाओगे तो डायरेक्टली धनावेश भी लिख सकते हैं। तो इसमें धन आयन और ऋण आयन बनते हैं। तो जो धन आयन है उसको तो हम कहते हैं कार्बो कैटायन, धन आयन को इंग्लिश में कैटायन कहते हैं, और ऋण आयन को बोला जाता है एनायन। और यदि ऋण आयन में भी कार्बन प्रेजेंट है तो फिर उसको बोलते हैं कार्बो एनायन, और अगर यहाँ पे कार्बन है तो उसको बोलते हैं कार्बो कैटायन। एक और उदाहरण मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे मैथिल मैथिल के बीच में भी तो साझेदारी होती है, एथेन बनता है ना C2H6। अब मान लो मैंने इसको यहाँ से तोड़ दिया विषमांश विखंडन में, तो एक CH3 पे तो प्लस चार्ज और दूसरे CH3 के ऊपर इलेक्ट्रॉन का जोड़ा और उसके साथ में माइनस चार्ज। तो इसका नाम क्या होगा, मैथिल कार्बोकैटायन, है ना, इसका पूरा नाम होगा मैथिल कार्बोकैटायन। जबकि दूसरे वाले का नाम होगा मैथिल कार्बो एनायन। बात समझ में आ गई, है ना। मुक्त मूलक में दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन रहता है, जबकि इसके अंदर क्या होता है, धन आयन और ऋण आयन दोनों बनते हैं। तो ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया। अब अपना नया प्रश्न, सहसंयोजक बंध का विदलन क्लियर हुआ। अब आप एक नया प्रश्न लिखो कॉपी में कि मुक्त मूलक किसे कहते हैं, है ना, मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल इंग्लिश में, मुक्त मूलक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए और इसके लक्षण भी लिखिए। तो मुक्त मूलक की डेफिनेशन क्या होगी कि जब किसी अणु का समांश सहसंयोजक बंध का जब समांश विखंडन होता है तो समांश विखंडन में जो बंध है वो इस तरह से टूटता है कि दोनों परमाणुओं के पास साझे का एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, और साझे के पास जब एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, साझे का इलेक्ट्रॉन जब परमाणु के पास चला जाता है तो मुक्त मूलक बनते हैं, है ना। तो मुक्त मूलक उदासीन परमाणुओं का या अणुओं का ऐसा समूह होता है जिनके पास अपना खुद का एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ये उदासीन अणु हो सकते हैं या अणु या परमाणुओं का समूह होता है जिनके पास अपना खुद का एक इलेक्ट्रॉन होता है। और एक बहुत मजेदार बात कि इनके पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो कैसे होते हैं, ये विषम इलेक्ट्रॉन युक्त होते हैं। विषम इलेक्ट्रॉन युक्त मतलब देखो क्लोरीन के पास कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन। ऐसे इस मैथिल को भी सोच लो आप कैसे,
ये Cl है ना, और ये अलग हो गया, तो एक एक हाइड्रोजन भी तो है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इनके पास विषम इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और इनका निर्माण कैसे होता है? सह संयोजक बंध के समांश विखंडन से होता है। इसका एग्जाम्पल क्लोरीन मुक्त मूलक, मैथिल मुक्त मूलक, और C6H5 के ऊपर एक बिंदी लगा दो, इसको हम बोलेंगे फेनिल मुक्त मूलक। ठीक है, तो ये तो उदाहरण हो गए। अब मुक्त मूलक के लक्षण, तो पहला लक्षण इसका कि ये अत्यंत क्रियाशील और अस्थायी होते हैं, क्योंकि देखो इनका खुद का साझे का इलेक्ट्रॉन का जोड़ा तो टूट चुका है, तो अभी क्या चाहेंगे? ये चाहेंगे कि भैया मुझसे कोई और आके क्रिया कर ले, है ना। तो एक तो ये क्रियाशील होते हैं, अस्थायी होते हैं, उदासीन भी होते हैं, इनके ऊपर कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं होता है। फिर मुक्त मूलक के पास हमेशा एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और मुक्त मूलक जो होते हैं उनमें sp2 संकरण भी पाया जाता है। तो ये मुक्त मूलक के प्रमुख लक्षण हो गए, है ना। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, ये उदासीन होते हैं, क्रियाशील होते हैं, अस्थायी होते हैं, और विषम इलेक्ट्रॉन युक्त होते हैं, और इनमें sp2 संकरण पाया जाता है। कितना सिंपल है। अब अगला प्रश्न, कार्बोकैटायन और कार्बोएनायन किसे कहते हैं, है ना। तो जो कार्बोकैटायन होता है, कार्बोकैटायन को कार्बोनियम आयन भी कहते हैं। और कार्बोकैटायन कब बनते हैं? कि जब सहसंयोजक बंध का जब विषमांश विखंडन होता है, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन का जोड़ा चला जाता है वो तो कार्बोएनायन कहलाता है, और जिसके पास कुछ नहीं बचता है वो कार्बोकैटायन कहलाता है। तो ये कार्बोनियम आयन भी कहलाते हैं, और ये विषमांश विखंडन से बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप ये लिख सकते हो मैथिल कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन की विशेषताएं, एक तो ये धनावेशित होते हैं, दूसरी बात ये भी बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, अस्थायी होते हैं, किसी न किसी से क्रिया करना चाहते हैं, और इनमें भी sp2 संकरण पाया जाता है। और एक और बात, इनके पास में जो इनकी जो बाह्यतम कक्षा होती है उनमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे? देखो जरा, मैथिल है ना, अभी समझा ना, ये देखो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे, 1 2 3 4 5 6, अब ये तो यहाँ से चला गया है, तो इनकी बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इनका षष्टक पूर्ण होता है। षष्टक यानी बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंट होना। तो ये तो था कार्बोकैटायन। अब अगला एक और टिप्पणी है कि कार्बोएनायन किसे कहते हैं। तो कार्बोकैटायन को तो कार्बोनियम आयन कहा जाता है, और कार्बोएनायन को कार्बोनियन आयन कहा जाता है। जब सहसंयोजक बंध का विषमांश विखंडन होता है, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन का जोड़ा चला जाता है वो कार्बोएनायन कहलाते हैं, है ना। जैसे देखो मैथिल कार्बोएनायन, है ना। और इनके एग्जाम्पल्स, मतलब इनके लक्षण, ये ऋणावेशित हैं, दिख रहे हैं हमको, ये भी अक्रियाशील, बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, अस्थायी होते हैं, जल्दी से जल्दी किसी के साथ क्रिया करना चाहते हैं, और इनकी बाह्यतम कक्षा में इनका अष्टक पूर्ण होता है। अष्टक पूर्ण क्यों होगा? क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन तो खुद के, और 2 और आ गए ना, ये मैथिल ही तो है, तो इनका अष्टक पूर्ण होता है। और ये इलेक्ट्रॉन, इनके पास इलेक्ट्रॉन का जोड़ा तो है पर माइनस चार्ज भी होता है, तो ये जल्दी से जल्दी किसी से क्रिया करना चाहते हैं, है ना। और ये जो होते हैं इनमें sp3 संकरण पाया जाता है। तो ये कोई बहुत ही विशेष टॉपिक नहीं है कि एग्जाम में आने जैसे ही है, छोटी छोटी सी टिप्पणियां हैं कि मुक्त मूलक क्या है, कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बोएनायन क्या होता है, विषमांश विखंडन, समांश विखंडन किसे कहते हैं। तो ये सब कुछ हम लोगों को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है ना। एक चीज़ और हम पढ़ेंगे, इन्हीं से संबंधित है, नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक किसे कहते हैं। इसको भी समझ ही लेते हैं, ये भी छोटी छोटी सी 2 टिप्पणियां हैं। क्या क्या चीज़ें पढ़ना है हमको? एक तो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, इलेक्ट्रॉन स्नेही को इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन रागी भी बोलते हैं इनको। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। और एक और प्रश्न हमारा बनता है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में नाभिक रागी प्रतिकर्मक। अब एक शब्द को ध्यान से समझना, स्नेही का मतलब स्नेह रखने वाला, प्रेम करने वाला। किससे प्रेम करने वाला? इलेक्ट्रॉन से प्रेम करने वाला। तो जो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक होते हैं ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक होते हैं ये कैसे होते होंगे? ये धनावेशित होते हैं, है ना, ये धनावेशित होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन के प्रति
स्नेह रखते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की तरफ आकर्षित होते हैं, यानी ये हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन ग्राही प्रकृति के होते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ये उस जगह पर ज़्यादा कार्य करते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होता है, वहाँ पर जाकर ये बहुत ज़्यादा क्रिया करते हैं। समझ में आ गई बात? तो जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिकर्मक होते वो इलेक्ट्रॉन के प्रति स्नेह दर्शाते हैं क्योंकि ये स्वयं धनावेशित होते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रति स्नेह रखते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं और जहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, वहाँ क्रिया करते हैं, वहाँ पर ज़्यादा क्रिया करते हैं। इतनी बातें हमको यूं ही समझ में आ गई केवल एक शब्द से। तो इसके हिसाब से नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्या होता होगा? अच्छा चलो पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही की बात कर लेते हैं अपन, आगे नहीं बढ़ते हैं। तो ऐसे अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन के प्रति अधिक बंधुता दर्शाते हैं, हाँ एक और शब्द मिला, इलेक्ट्रॉन के प्रति जिनकी बंधुता अधिक होती है ना, बंधुता का मतलब बंध बनाने की क्षमता, जो इलेक्ट्रॉन के प्रति अधिक बंधुता दर्शाते हैं अर्थात जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वे इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं और ये उस स्थान पे क्रिया करते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, ये स्वयं धनावेशित होते हैं और इनके बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, है ना। इनकी बाह्यतम कक्षा में लिख सकते हैं, इनकी बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एक और बात, या तो ये धनावेशित होंगे या फिर ये ऐसे उदासीन अणु होते हैं, ऐसे उदासीन अणु होते हैं जहाँ पर जिनके बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, है ना। अब इसका एग्जाम्पल भी हम देख लें। इसका उदाहरण है, उदासीन अणुओं में तो उदाहरण है BF3 और AlCl3, ये दोनों उदासीन एग्जाम्पल है। इनकी बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है ना, इनका अष्टक पूरा नहीं होता है। और वैसे कौन कौन से, हाइड्रोक्सिल आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, मतलब जिनके ऊपर माइनस चार्ज होते हैं, सॉरी उल्टा बोल दिया, जिनके ऊपर प्लस चार्ज होते हैं वो इसके एग्जाम्पल है। मतलब मैथिल आयन हो सकता है, क्लोराइड पे प्लस चार्ज हो तो वो हो सकता है, और हाइड्रोनियम आयन, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिकर्मक वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के प्रति अधिक बंधुता दर्शाते हैं, ये धनावेशित होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन के प्रति स्नेह रखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, ये उस जगह पर क्रिया करते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन अधिक पाया जाता है, और ये ऐसे उदासीन अणु होते हैं जिनके बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब आ जाते हैं अपन नाभिक स्नेही की तरफ, एकदम उल्टा उल्टा लिखते हैं। तो नाभिक स्नेही कैसे होंगे? ये ऋणावेशित होते हैं अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं ऋणावेशित हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं अगर धनावेशित है तो ये कैसे होंगे? ये ऋणावेशित होते हैं। फिर ये नाभिक के प्रति स्नेह रखते हैं, नाभिक के प्रति स्नेह रखते हैं यानी नाभिक से आकर्षित होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन दाता प्रकार के होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन ग्राही हैं तो ये कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन दाता, इलेक्ट्रॉनों को दान में देना चाहते हैं। और ये उस स्थान पर क्रिया कम करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो वहां क्रिया करते हैं। और यूं कह लो कि जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है वहां पे ये क्रिया नहीं करते हैं, है ना। और ये ऐसे, एक और क्या लिखा है ये, है ना, 5वां पॉइंट है कि ये ऐसे उदासीन अणु होते हैं, ऐसे उदासीन अणु होते हैं जिनके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, जिनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो? 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो देखो एक तरह से डिफरेंस भी क्लियर हो गया इसमें। अब इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं, या तो माइनस चार्ज वाले हाइड्रोक्साइल, साइनाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, या तो ये होंगे या फिर वो होंगे जिनमें जिनके पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा प्रेजेंट हो, जैसे कि अमोनिया, है ना, तो 5 और 3 8 इसके पास में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अलावा H2O, इनके पास भी इनका इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होता है। एथिल अल्कोहल, ये इनके कुछ एग्जाम्पल है जिनके पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा प्रेजेंट होता है। तो ये नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, और मुझे आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि इसमें भैया अंतर भी पूछते हैं और आपको इसका अंतर भी इजीली तैयार हो चुका है। तो आज जो हमने प्रश्न पढ़े वो काफ़ी छोटे छोटे थे, एलिफेटिक यौगिक, एरोमेटिक यौगिक,
एलिसाइक्लिक यौगिक जो 2 प्रकार के, समचक्रीय विषम चक्रीय। उसके अलावा फिर हमने क्या पढ़ा, सहसंयोजक बंध का विखंडन, समांश विखंडन, विषमांश विखंडन। समांश विखंडन में मुक्त मूलक बने उसका डिटेल पढ़ लिया। विषमांश विखंडन में कार्बोकैटायन कार्बो एनायन बने वो हमने पढ़ लिया, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही अभिकर्मक। तो आज की वीडियो में मैंने कल की पूर्ति भी कर दी, यानी कल जो हमने वीडियो नहीं बनाया था या कल की क्लास हमारी पूरी नहीं हो पाई थी, तो उसकी पूर्ति मैंने यहाँ पे अभी तक का जितना है वो सब आपका क्लियर कर दिया है। अब अगला टॉपिक अपन अगले वीडियो में देखते हैं।